रीबर्थ ऑफ बर्निंग लव एपिसोड 5। स्मृति की पहली रसोई तैयार हो चुकी थी। खाना तो पहले ही उसका लाजवाब था, तो उसने सब कुछ संभाल लिया। खाने में उसने इडली और सांबर, पनीर के पराठे और मीठे में गुड़ और सूजी का हलवा। पूजा जी उसकी तारीफ करते हुए बोली, वाह स्मृति, तुमने तो ये सब काफी जल्दी बना दिया। मानना पड़ेगा, तुम एक काफी अच्छी बहू बनोगी। उनकी बात सुन स्मृति थोड़ी उदास हो गई, जिसे पूजा जी समझते हुए बोली, बेटा कोई भी परेशानी, कोई भी बात हो जो तुम्हें अंदर से परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या तुम हमसे नाराज हो? उनकी बात सुन स्मृति जल्दी से बोली, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम इस शादी को अच्छे से निभाएंगे। हमें अजीब भी लग रहा है ये सोच के कि जिस घर में हम कुछ दिनों के लिए आए थे और अब हम वहां की बहू बन गए, ये सब हमारे लिए स्वीकारना मुश्किल हो रहा है। चाची को जब ये पता चलेगा तो कैसे हम उन्हें समझाएंगे? हमें ये सब सोच काफी घबराहट हो रही है, और जिनसे हमारी शादी हुई उन्हें हम जानते तक नहीं, ऊपर से जब वो सामने होते हैं तो डर अलग से जाते हैं। ऐसे में हम एक अच्छा रिश्ता कैसे बना पाएंगे? आज स्मृति ने सब कुछ कह डाला जो कुछ भी उसके मन में था। वही पूजा जी उसकी बात सुन मुस्कुरा कर बोली, अगर हम तुम्हें आसान जवाब दे तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वो सब कुछ ठीक भी करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति भी देंगे। शायद ये किस्मत में था तुम्हारा और शशांक का इस रिश्ते में बंधना, और तुम्हें अजीब महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। सबने तुम्हें अपनी बहू और भाभी के रूप में अपना लिया है, तो तुम भी अपनी झिझक को छोड़ अपनी नई जिंदगी को अपनाने की कोशिश करो। अब तुम स्मृति शशांक अग्निवंशी हो, तो तुम्हें अपनी चाची या किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शशांक हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। और रही बात शशांक की, तो इसमें तुम कोई जल्दबाजी मत करो, खुद को समय दो, उसे जानो, उससे बात करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उससे डरो मत, वो तुम्हें खा थोड़ी जाएगा। और देखना, मेरा दिल कहता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। उनकी सारी बातें स्मृति काफी ध्यान से सुन रही थी और उन्हें सुन उसे काफी हद तक शांति मिली थी। पूजा जी ने उसे एक माँ की तरह समझाया था, जिससे स्मृति की आंखें भर आई। ये देख पूजा जी हंसकर बोली, अरे हमने तुम्हें डांटा थोड़ी है, अगर ऐसे ही पूरा दिन रोने में वेस्ट करना है तो रुको, मैं सभी को बता देती हूँ, बाहर सब खाने का वेट ना करे। उनकी बात पर स्मृति अपने आंसू साफ कर जल्दी बोली, रुकिए, हम रो नहीं रहे हैं। पूजा जी उसके गाल को प्यार से छूकर बोली, ठीक है, तो अब बाहर चलो और सबको अपने हाथों से अपने स्वादिष्ट खाने को परोसो। जिसपे स्मृति हाँ में सर हिला देती है। पूजा जी हंसते हुए खाना बाहर ले गई और उनके पीछे स्मृति। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का ही इंतजार कर रहे थे। पूजा जी वहां बैठते हुए बोली, आप सबका इंतजार खत्म हुआ, खाना तैयार है। स्मृति सबको खाना परोसने को होती है तो प्रतीक बोला, भाभी आप भी बैठो ना। उसकी बात सुन स्मृति कुछ बोलती उससे पहले पूजा जी बोली, ये रस्म का ही हिस्सा है, नई दुल्हन अपने हाथों से सबको खाना रखती है। स्मृति सबसे पहले दादाजी को रखती है और फिर धीरे धीरे सबको। अब वो शशांक के पास गई तो उसके हाथ कांपने लगे, उसे काफी ज्यादा घबराहट होने लगी, जिसे देख शशांक उसे ही देखने लगा। शशांक का ध्यान एक बार फिर उसकी गोरी मुलायम मक्खन सी कमर पर गया, जिसे देख पता नहीं क्यों पर उसे छूने का मन कर रहा था। वो पागलों की तरह खोए हुए ही उसकी तरफ धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगा, पर वो उसे छू पाता उससे पहले स्मृति उसे खाना रख उससे दूर खड़ी हो गई। ये देख शशांक को अचानक होश आया, उसे खुद की हरकत पर काफी गुस्सा आया। उसने कंफर्म करने के लिए एक बार सबको देखा कि कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं, पर वो गलत था, अद्वैक उसे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अब्रम भी अपनी हंसी कंट्रोल कर धीरे से बोला, भाई खाना खाना काफी टेस्टी है। उसकी बात सुन आज पहली बार शशांक को काफी एम्बैरेसिंग फील हुआ, पर उसने किसी को पता लगने नहीं दिया। सभी ने खाना खाया और स्मृति की काफी तारीफ की। आरवी को भी खाना काफी अच्छा लगा था। फिर दादाजी स्मृति को एक ज्वेलरी का सेट स्मृति की तरफ बढ़ाकर प्यार से बोले, ये लो बेटा तुम्हारा नेक। जिसपे स्मृति उन्हें मना करती है, पर दादाजी के कहने पर कि ये रस्म है तो वो ले लेती है। तभी सारे बॉयज स्मृति की तरफ अपने अपने गिफ्ट बढ़ाकर बोले, वेलकम भाभी। उनके गिफ्ट्स देख स्मृति बोली, इस सब की क्या जरूरत है? जिसपे कर्निश बोला, क्या आप अपने प्यारे प्यारे देवरों से गिफ्ट नहीं लोगी? क्रियांश भी उदास होने का नाटक करते हुए बोला, मैंने पूरे 2 घंटे लगाए इस गिफ्ट को चूज करने में और अब आप इन्हें लेने से मना कर रही हैं। उनकी बातें सुन स्मृति पूजा जी की तरफ देखती है तो वो उसे हाँ में इशारा करती है। फिर स्मृति सबसे गिफ्ट ले लेती है। पूजा जी और राजेश जी भी स्मृति को एक ज्वेलरी का बॉक्स देते हैं। सारे गिफ्ट स्मृति हिचकिचाते हुए लेती है। अब सब शशांक को देख रहे थे।
उनकी नजरें खुद पर महसूस कर शशांक बोला, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिसपे ओरियन बोला, तू भाभी को कोई गिफ्ट नहीं देगा क्या? उसकी बात सुन शशांक उठते हुए बोला, सबने दे तो दिए, मेरे देने ना देने से क्या होगा? एनीवेज मुझे एक मीटिंग लेनी है। ये बोल वो चला गया। ऐसा नहीं था कि वो गिफ्ट देना नहीं चाहता था, उसे पता ही नहीं था कि ऐसे गिफ्ट देना होगा। उसके जाने पर दादाजी बोले, मेरा नालायक पोता, बेटा तुम बुरा मत मानना, उसे अक्ल थोड़ी कम है। स्मृति उनकी बात पर सर झुका लेती है। अग्निवंशी एम्पायर। शिव और अविनाश दोनों सोफे पर बैठे थे। अविनाश बोले, तो तुमने स्मृति के बारे में क्या सोचा? जिसपे शिव बोले, मैं चाहकर भी उस बच्ची से गुस्सा नहीं हो सकता, पता नहीं क्या है उसमें ऐसा, और ना ही मैं उसे अपना सकता हूं क्योंकि अपर्णा के फैसले ने मुझे बांध कर रखा है। पर इसमें स्मृति और श्रीविका की भी क्या गलती है? स्मृति ने ये सब दादाजी के कहने पर किया और श्रीविका अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती थी। दोनों अपनी जगह सही है। उनकी बात सुन अविनाश गहरी सांस लेकर बोले, क्या तुम्हें स्मृति किसी से मिलती जुलती नहीं लगी? उनकी बात सुन शिव बोले, मैंने स्मृति को जब पहली बार देखा था तभी उसे देख मुझे उसका चेहरा याद आया था, लेकिन अगर ये बात मैं तुमसे कहता तो तुम हट हो सकते थे, और मेरा तुम्हें हट करने का कोई इरादा नहीं था, और चेहरे मिलने से रिश्ते थोड़ी मिलते हैं। उनकी बात सुन अविनाश शिव से बोले, मुझे माफ कर दो शिव, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो प्लीज। उनके अचानक माफी मांगने से शिव काफी हैरान हो गए। रात का वक्त। शशांक और ओरियन स्टडी रूम में थे। दादाजी और राजेश जी बाहर गए हुए थे। प्रतीक और कर्निश बाहर किसी काम से गए थे। अभ्रम, क्रियांश और अद्विक बातें करते हुए सीढ़ियों से आ रहे थे। पूजा जी और स्मृति मैन हॉल में ही बैठी थी। तभी शिव अंदर आते हैं। वो काफी गहरी सोच में थे। उन्हें देख स्मृति खड़ी हो गई। पूजा जी को भी लगा कि कहीं शिव स्मृति पर अपनी नाराजगी जाहिर ना करें। एक सर्वेंट शिव को पानी के लिए पूछता है तो शिव उसका कोई जवाब नहीं देते। प्रतीक और कर्निश भी अंदर आते हैं। शिव को देख वो भी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। वही शिव स्मृति की ओर देखते हैं, अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देते हैं। स्मृति को काफी घबराहट हो रही थी। शिव स्मृति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे गहरी नजरों से देखने लग जाते हैं। उन्हें देख अभर्म और अद्विक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। शशांक और ओरियन भी स्टडी रूम से बाहर आते हैं तो शिव को देख वो भी उनकी तरफ चले जाते हैं। वही स्मृति का शरीर तो पूरा ठंडा पड़ गया था। वो सोच रही थी कि क्या उससे कोई गलती हो गई। शशांक कुछ बोलता उससे पहले शिव नजर भर स्मृति को देख बोले, यही रुकना। ये बोल वो जल्दी अपने कमरे में चले गए। कर्निश स्मृति के पास आकर बोला, क्या हुआ भाभी, पापा ऐसे क्यों देख रहे थे, कुछ हुआ है क्या? उसपे स्मृति नामे सर हिलाकर बोली, पता नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तभी दादाजी बोले, क्या हो गया, सब ऐसे क्यों खड़े हो जैसे किसी ने क्लास लगा रखी हो? उनकी आवाज सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं जहां दादाजी और राजेश जी आ रहे थे। कोई कुछ बोलता उससे पहले शिव आ गए। उनके हाथ में एक बॉक्स था। सब उन्हें काफी हैरानी से देख रहे थे। वही स्मृति काफी डरी हुई थी। वो कब से अपने हाथों को मसल रही थी और ऊपर तो उसकी देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शिव वो बॉक्स खोलते हैं जिसमें कंगन थे जो काफी यूनिक थे। दादाजी वो कंगन देख हैरानी से शिव को देखते हैं। शिव बोले, अपने हाथ आगे करो। उनकी बात सुन स्मृति डरते हुए अपने हाथ आगे करती है तो शिव उसे कंगन पहनाकर बोले, ये अपर्णा तुम्हारी सास के कंगन है। उसे ये कंगन मेरी माँ ने दिए थे। ये खानदानी कंगन है जो हर सास अपनी बहू को देती है। अपर्णा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। आज से तुम अग्निवंशी खानदान की बहू हो। तुम्हारे मान सम्मान पर यह परिवार कभी कोई आंच नहीं आने देगा, और अब इस घर की इज्जत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उनकी बात सुन स्मृति के साथ सबको झटका लगा था, यहाँ तक कि शशांक तक को काफी हैरानी हुई। स्मृति को तो एक अलग ही झटका लगा था। कल तो शिव ने उसे बहू मानने से साफ इनकार कर दिया था, वही आज वो उसे बहू होने के सारे अधिकार दे रहे हैं। फिर भी वो खुद को संभाल शिव के पैर छू लेती है। उसे उनकी बातें सुन काफी राहत महसूस हुई थी। शिव उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा सुहागन रहो बेटा। सब आंखें फाड़े शिव को देख रहे थे। अद्विक धीरे से ओरियन के कान में बोला, शिव अंकल ने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया क्या? नहीं, मेरा मतलब एक दिन भी नहीं हुआ और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ओरियन भी हाँ में सर हिला देता है। फिर शिव सबको देखते हुए बोले, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हो? जिनकी बात सुन सभी इधर उधर देखने लग जाते हैं। फिर शिव दादाजी से बोले, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुन दादाजी बोले, सही कहा, अब तो मुझे भी करनी है।
शशांक स्टडी रूम की तरफ जाते हुए अब्रम और ओरियन को इशारा करता है। स्टडी रूम शशांक विंडो के पास खड़ा था और उसके पीछे ओरियन अब्रम। शशांक अपनी चुप्पी तोड़कर बोला, जहां तक मैं पापा को जानता हूं वो कभी मां के फैसले को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि पापा ने इस शादी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया? ओरियन बोला, कुछ तो जरूर ऐसा है जो हमें पता नहीं चल रहा। उनकी बातें सुन अब्रम बोला, टाइम आने पर सब पता चल ही जाएगा, तो अपना दिमाग लगाना बंद करो। और ओरियन, तुझे समझ नहीं आता क्या हमारा दोस्त अब मिंगल है? इतनी रात हो गई, उसे अभी अपने कमरे में होना चाहिए और तू उसे बिजी कर रहा है। उसकी बातों का इशारा समझ ओरियन बोला, काफी रात हो गई है और मुझे काफी नींद आ रही है। उसकी बात सुन शशांक उन दोनों को घूरने लग जाता है, जिसे देख वो वहां से 9-2-1-1 हो जाते हैं। शशांक का रूम स्मृति का सामान भी उस कमरे में सेट कर दिया था। स्मृति ने प्लेन सी महरून कलर की साड़ी पहनी थी जिसने वो काफी सुंदर दिख रही थी। शायद ये उसकी शादी का ग्लो था। हाथों में शादी का चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और बिना किसी मेकअप के वो काफी सुंदर लग रही थी। स्मृति वॉशरूम से निकली ही थी कि शशांक अंदर आता है। स्मृति को देख फिर से उसे अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस होती है। वो धीरे धीरे स्मृति के पास जाने लगता है। ये देख स्मृति अपने हाथ में पकड़े टॉवल को और टाइट पकड़ लेती है। शशांक उसे देखते हुए उसके साइड से होकर वॉशरूम में चला जाता है। ये देख स्मृति अपने सीने पर हाथ रख खुद को शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो बेड के साइड एक बिस्तर बिछा लेती है और पानी लेने बाहर चली जाती है। शशांक जब बाहर आता है तो बिस्तर को देख वो उसे पैरों से साइड कर देता है। फिर वो क्लोजेट की तरफ चला जाता है। उसके कपड़ों के पास स्मृति के भी कपड़े पड़े थे। ये देख शशांक को थोड़ी खुशी का आभास होता है। वही स्मृति पानी लेकर आती है तो अपने बिस्तर की ये हालत देख वो उसे फिर से सही करने लगती है। वो उसे पूरा कर पाती उससे पहले शशांक की कड़क आवाज आई, देखो तुम ऊपर सो जाओ, मेरे बागड़ बिल्ले भाई या दादाजी कोई भी किसी भी वक्त यहाँ आ जाते हैं, और अगर उनमें से किसी ने भी ये अलग बिस्तर देखा तो तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मुझे काफी कुछ सुनने को मिलेगा और मुझे इन सब का कोई शौक नहीं है। तुम आराम से सो सकती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें या मुझे ऑकवर्ड होना पड़े। उसकी बात सुन अब स्मृति उसे मना तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो डरते हुए बेड पर बैठ जाती है। शशांक बोला, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। ये बोल वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। स्मृति भी बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद उसे नींद भी आ गई। शशांक अपना काम खत्म कर सोने के लिए आया तो उसकी नजर एक बार फिर स्मृति की कमर पर गई। स्मृति की कंबल हट गई थी और उसका पल्लू भी साइड हो गया था। शशांक ने जल्दी अपनी नजरें फेर स्मृति को पूरा कंबल से ढक दिया। वो जाने को मुड़ा ही था कि वो एक बार फिर स्मृति को देख उसके चेहरे से कंबल हटा देता है। वो भी अपनी साइड आकर लेट जाता है। सुबह का वक्त स्मृति की नींद खुली तो उसकी आंखों के सामने शशांक सो रहा था। उसके हैंडम चेहरे को देख स्मृति की नजरें उसी पर ठहर गई। शशांक के बिखरे बाल और सोते हुए वो एक छोटे प्यारे बच्चे की तरह लग रहा था। स्मृति के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि वो उसे देख स्माइल कर रही है तो वो जल्दी से बैठ जाती है और अपने सर पर मारकर नहाने चली जाती है। शशांक अभी तक सो रहा था, जो कि पहली बार हुआ था। दरअसल अपर्णा के जाने के बाद शशांक को इनोसोमिया हो गया था, जिससे वो काफी कम ही सोता था। रात रात वो अपने ऑफिस के काम करता। कभी कभी वो 2-2, 3-3 दिन तक नींद नहीं लेता था, जिससे वो काफी चिड़चिड़ा भी हो जाता था। लेकिन आज स्मृति के पास होने से उसे नींद आ गई थी, वो भी इतनी कि वो अभी तक सो रहा था। स्मृति नहाकर बाहर आए तो देखा शशांक अभी भी सो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने लगी। स्मृति ने मेजेंटा कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी चूड़ियों के शोर से शशांक की नींद खुल गई और उसकी नजर अपने सामने तैयार हो रही स्मृति पर गई। उसे देख शशांक सिर्फ उसे ही पूरा देखने लगा। एक बार फिर उसकी नजर स्मृति को कमर पर गई, जो साड़ी से झांक रही थी। शशांक अचानक होश में आकर अपनी कंबल मूंद पर ओढ़ खुद की हरकत पर गुस्सा करके बोला, तू ऐसे कैसे उसे घूर सकता है शशांक, ये तुझे क्या हो रहा है? कहीं उसने देख लिया होता तो? वही स्मृति को जैसे लगा कि शशांक उसे देख रहा है तो वो पीछे मुड़कर देखती है, पर शशांक को सोया देख वो कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद शशांक भी बाथरूम में चला जाता है। स्मृति बाहर आकर सबसे पहले पूजा करती है, बाद में दादाजी के लिए चाय बनाकर गार्डन में ले जाती है। वो चाय टेबल पर रख उनके पैर छूती है। दादाजी उसे देख बोले, आओ बेटा और हमेशा खुश रहो। उनकी बात पर स्मृति मुस्कुराकर उनके पास बैठ जाती है।
दादाजी उसे सभी के बारे में काफी कुछ बताते हैं जिसे सुन स्मृति को काफी हंसी आती है। कुछ देर बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और स्मृति सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता कर रहे थे। क्रियांश स्मृति से बोला, भाभी अब ना आप ही रोज नाश्ता बनाना, हम सब सेव का खा खाकर काफी बोर हो चुके हैं। उसकी बात सुन स्मृति मुस्कुरा देती है। सब खाना खा अपने अपने रूम में अपना ऑफिस बैग लेने चले गए। स्मृति भी किचन में चली गई थी। श्रीविका जब मेंशन में आए तब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो दरअसल शिव से माफी मांगने आई थी। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो खुद से ही उनका रूम ढूंढने ऊपर की तरफ चली गई। वो एक रूम के बाहर आई और दरवाजा नॉक किया तो सामने से कर्निश ने गेट खोला। उसे देख श्रीविका बोली, हेलो, क्या तुम मुझे शिव अंकल का रूम बता सकते हो? उसकी बात सुन कर्निश बोला, अरे यार सीधे काम की बात, मुझसे भी कुछ बात कर लो। उसकी बात सुन श्रीविका बोली, अरे मैं यही हूँ, तुमसे बातें हो जाएगी, लेकिन मुझे शिव अंकल से काम है तो प्लीज बता दो। उसकी बात सुन कर्निश बोला, अरे प्लीज मत बोला, आगे से राइट वाला रूम पापा का ही है। उसकी बात सुन श्रीविका उस तरफ चली गई और कर्निश के चेहरे पर चालाकी भरी स्माइल आ गई। श्रीविका ने गेट नॉक करना चाहा तो गेट खुल गया। उसने सामने देखा तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वही सामने अब्रम का भी यही हाल था। वो बोला, कोई काम था मुझसे? उसकी बात सुन श्रीविक बोली, मुझे क्या काम हो सकता है, तुम लक्की हो जो मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। उसकी बात अब्रम निराशा से बोला, हाँ सही कहा, मैं लक्की हूँ। उसकी बात सुन श्रीविका मन में बोली, देखो मान ही लिया ना इसने कि ये कब से मेरा इंतजार ही कर रहा था। अब्रम उसे सोचता देख समझ गया कि जरूर उसने कुछ गलत ही सोचा होगा। श्रीविका इतराते हुए बोली, वैसे तुम काफी खुश हुए होगे ना? उसकी बात सुन अब्रम कंफ्यूज होकर बोला, खुश पर किस लिए? जिसे सुन श्रीविका बोली, यही कि मैंने शादी के लिए मना कर दिया, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या वगैरह 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 वगैरह। उसकी बात सुन अब्रम का मन किया कि वो दीवार से सर पटक दे। श्रीविका आगे बोली, देखो तुम तो दिन भर मुझसे बात करना चाहते हो पर मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे शिव अंकल से काम है, तो क्या तुम कमरा बताओगे? उसकी बात सुन जल्दी अब्रम बोला, 2 रूम छोड़कर उनका ही रूम है। जिसे सुन श्रीविका अपने बाल झटक कर चली गई। वही उसके बाल अब्रम की आंखों में चले गए। वो अपनी आंखें मसलते हुए बोला, क्या लड़की है यार, खुद से ही बाहर नहीं आना चाहती। श्रीविका शिव का गेट नॉक करती है तो अंदर से शिव आने को कहते हैं। श्रीविका झिझकते हुए अंदर आई। उसे देख शिव कुछ बोलते उससे पहले श्रीविका बोली, प्लीज अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुन शिव मुस्कुरा कर बोले, अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। उनकी बात सुन श्रीविका बोली, क्या सच में अंकल? उसकी बात सुन शिव हंसते हुए हाँ में सर हिला देते हैं। वही प्रतीक और आरवी बाहर थे। आरवी गाड़ी में बैठने लगी तो प्रतीक बोला, देखो ये काम तुम पहली बार कर रही हो, तो अगर कोई भी मुसीबत आए या क्लाइंट का बिहेवियर अच्छा ना हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं पास के होटल में ही जा रहा हूँ। उसकी बात सुन आरवी उसे रिलैक्स करते हुए बोली, डोंट वरी प्रतीक, अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगी, और वैसे भी छोटी सी ही तो डील है, मैं कर लूंगी, मुझ पे भरोसा रखो। उसकी बात सुन प्रतीक हाँ में सर हिला देता है तो आरवी कार में बैठ चली जाती है। प्रतीक को थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि आरवी की पहली जॉब और ये पहली डील थी। उसे क्लाइंट के नखरों के बारे में भी कुछ पता नहीं था। प्रतीक उसके साथ जाना चाहता था लेकिन सेम टाइम पर उसकी एक डील और थी और आरवी के कहने पर वो उसे भेजने के लिए तैयार हो गया, पर उसे अब थोड़ी फिक्र हो रही थी। प्रतीक अंदर जाने को हुआ ही था कि अद्विक बाहर आया। उसने ब्लैक शर्ट पेंट विथ ब्लैक लॉन्ग कोट पहना था जिसमें वो काफी डेसिंग लग रहा था। उसे देख प्रतीक बोला, क्या बात है भाई, कहीं डेट वेट पर जा रहे हो क्या इतना सज धज के? कितने दिनों बाद पूरे मिस्टर मैग्नीटो लग रहे हो। उसकी बात पर अद्विक उसके गाल को थपथपा कर स्टाइल से बोला, काश डेट पर जाता, लेकिन ये खुशखबरी भी मैं तुझे जल्दी दूंगा, पर फिलहाल मैं अपनी टीम से मिलने फेयरी लैंड होटल जा रहा हूँ। उसकी बात सुन प्रतीक बोला, क्या आप सही में उस होटल में जा रहे हो? जिसपे अद्विक अपने ग्लासेस पहनते हुए बोला, यस। प्रतीक खुश होकर अद्विक से बोला, भाई अभी अभी आरवी भी मेरी एक डील के लिए वहां गई है, उसे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि डील कैसे की जाती है और मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्या आप कुछ वक्त उसके साथ रह सकते हो जब तक सब सही से ना हो जाए? उसकी बात सुन जल्दी से अद्विक अपने ग्लासेस निकालकर बोला, मैं जिसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू चाहता है मैं उसे बाहर भी बर्दाश्त करूं? नेवर। मैं उसकी शक्ल देख अपना दिन खराब नहीं करना चाहता, समझा तू? जिसे सुन प्रतीक आरवी का एड्रेस उसके कोर्ट में डालकर बोला, प्लीज भाई मान जाओ,
और वैसे भी वो कितनी अच्छी है, पता नहीं क्यों आप हर बार उसे काटने को दौड़ते रहते हो। ये बोल वो अंदर भाग गया। वही अद्वैत खुद से बोला, वो जंगली बिल्ली तो सबको सही ही लगती है, पर मैं जानता हूँ उसका असली चेहरा चुड़ैल है, चुड़ैल। ये बोल वो गाड़ी स्टार्ट कर होटल के लिए निकल जाता है। अंदर श्रीविका शिव से मिल स्मृति से मिलने चली जाती है। स्मृति किचन से बाहर ही आ रही थी कि वो श्रीविका से टकराते हुए बचती है। वो उसे देख बोली, कहाँ खोई हुई है आप, अगर लग जाती तो। उसकी बात इग्नोर कर श्रीविका उसके गले लगकर बोली, क्या आप मुझसे नाराज हो? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये फैसला लेना पड़ा। उसकी बात सुन स्मृति मुस्कुरा कर बोली, आपको थोड़ी पता था कि आपके जाने के बाद ये सब होगा, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। श्रीविका ये सुन उससे अलग होकर बोली, क्या सही में आप बिल्कुल गुस्सा नहीं हो? उसकी बात पर स्मृति नामे सर हिला देती है। तो श्रीविका खुशी से उछल उसके गले लग जाती है। तभी कर्निश आते हुए बोला, क्या प्रेम प्रसंग चल रहा है? देखकर आंखें भर आई। उसकी बात सुन दोनों उसकी तरफ देखती है। कुछ देर बाद सभी ऑफिस चले जाते हैं। स्मृति और श्रीविका दोनों पूजा जी के घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ आरवी होटल पहुंच गई थी। वो एक होटल रूम के बाहर खड़ी थी। वो एक गहरी सांस लेकर रूम नॉक करती है। अंदर से कम इन की आवाज आती है। आरवी अंदर जाकर देखती है तो एक आदमी चेयर पर बैठा था जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। आरवी ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, आई एम द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर प्रतीक अग्निवंशी। टुडे वी हैव अ मीटिंग सर, सो शुड वी स्टार्ट? वो आदमी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मिस कृतज्ञ, इतनी भी क्या जल्दी है, हम पहले अच्छे से जान तो ले एक दूसरे को। आदमी की शक्ल देख आरवी के होश उड़ गए। वही वो आदमी उसे देख मुस्कुरा रहा था। वो हंसते हुए बोला, पहचाना मुझे मिस आरवी कृतज्ञ? मैंने सुना तुम्हें अग्निवंशी एम्पायर में जॉब मिल गई। काफी लंबा हाथ मारा तुमने। आरवी का शरीर उसे देख ठंडा पड़ रहा था। उसे 1 महीने की घटना याद आने लगी। आरवी अपनी जॉब की तैयारी कर भाटिया इंडस्ट्री में अपना पहला इंटरव्यू देने आई थी। एक पियून उसके पास आकर बोला, मिस अब आपका टर्न है। जिसपे आरवी स्माइल के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से अंदर गई। उसके सामने भाटिया इंडस्ट्री का शो बैठा था। आरवी उसे ग्रीट करते हुए बोली, हेलो सर, माय नेम इज आरवी कृतज्ञ। मिस्टर भाटिया मतलब मिस्टर रौनक भाटिया। ये एक एरोगेंट घटिया इंसान था। रौनक आरवी को देखता ही रह गया। आरवी को देख उसे गर्मी चढ़ने लग गई। वो घटिया तरीके से आरवी को देखते हुए बोला, सो बताओ तुम कैसे मुझे खुश करोगी? उसे देख पहले ही आरवी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और अब उसकी बात सुन वो हैरानी से बोली, व्हाट यू मीन सर? रौनक उसके पास आते हुए बोला, देखो मुझे काम की बात करना पसंद है। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ये जॉब दे दूंगा, वो भी हाई पोस्ट पर। उसकी बात सुन आरवी खड़ी हो उससे दूर होकर बोली, माइंड योर लैंग्वेज, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, तेरे जैसी नालायक औलाद को खुश करने के लिए नहीं। आरवी एक निडर लड़की थी। जो उसे बोलना होता वो सीधा मुंह पर बोल देती। उसे सब बर्दाश्त था, पर तब तक जब तक उसकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात ना आए। ना गलत वो सुनती थी, ना उसे गलत होना बर्दाश्त होता था। उसकी बात सुन रौनक गुस्से से भर गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझसे बदतमीजी तुझे काफी महंगी पड़ेगी। अब ना तो मैं तुझे जॉब दूंगा ना कोई और, आना तो तुझे मेरे पास ही पड़ेगा। ये बोल वो उसे आगे और छू पता उससे पहले आरवी ने उसका हाथ मोड़ उसे एक जोरदार धक्का देकर एक लात और चिपका दी। रौनक मुंह के बल जमीन पर पड़ा हुआ था। आरवी उसके पास बैठकर बोली, जिंदगी भर भीख मांग लूंगी पर तेरे जैसे भिखारी के साथ कभी काम नहीं करूंगी, समझा? ये बोल वो बाहर चली गई। वही रौनक गुस्से से पागल होकर बोला, मैं भी देखता हूं कौन तुझे जॉब देता है। तुझे बिस्तर पर ना लेकर आया तो मेरा नाम भी रौनक भाटिया नहीं। यही वजह थी कि आरवी के पास इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। हर बार रौनक अपने कनेक्शन यूज कर आरवी को जॉब नहीं मिलने देता था, पर आरवी ने भी हार ना मानकर एशिया की नंबर 1 कंपनी में इंटरव्यू दिया और वो सेलेक्ट भी हो गई। प्रतीक की डील खराब ना हो इसीलिए आरवी अभी कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये डील इस इंसान के साथ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसने जाना ही सही समझा। वो वहां से जाती उससे पहले रौनक ने उसके सर पर एक जोर से फ्लोवरपोट फेंका, लेकिन निशाना गलत लगने से वो उसके हाथ पर लगा, जिससे आरवी का हाथ सुन्न हो गया और खून भी निकलने लग गए। फिर भी उसने गेट खोलने की कोशिश की तो रौनक ने जोर से उसके पैर पर लात मारी। किक इतनी तेज थी कि आरवी जमीन पर गिर गई। वो बड़ी मुश्किल से बैठकर बोली, साले नामर्द, सामने से लड़ नहीं सकता तो पीछे से हमला कर रहा है।
उसकी बात सुन रौनक उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारकर बोला, रुक जा, अभी बताता हूं कि मैं नामर्द हूं या नहीं। ये बोल वो अपना सेट खोलने लगा। वही अद्विक भी होटल पहुंच गया था। वो खुद से बोला, वैसे तो उस जंगली बिल्ली की शक्ल देखकर ही कोई भी उसके पास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं पहले उसका काम कर देता हूं, वरना चुगलखोर प्रतीक शशांक को बता देगा। मैं अपनी टीम से बाद में मिल लूंगा। ये बोल वो अपने कोर्ट में रखी स्लिप से आरवी का रूम नंबर देख उस तरफ चला गया। वही रौनक उसके ऊपर आ उसे जैसे ही टच करता आरवी जोर से उसके मैन पार्ट पर लात मारती है और एक हाथ से पूरी जान लगाकर अपने ऊपर से हटाकर खड़ी हो जाती है। रौनक दर्द से चिल्लाता है और आरवी का पैर पकड़ लेता है। ये देख आरवी खुद को संभाल उसके हाथ पर अपना दूसरा पैर मार देती है और बिना देरी के दरवाजा खोलने लगती। वो इतनी नर्वस हो गई थी कि एक गेट भी उससे नहीं खुल रहा था। रौनक लड़खड़ाते हुए खड़ा हो उसे पकड़ पाता उससे पहले आरवी ने गेट खोल दिया। गेट खुलते ही आरवी की नजर अपने सामने खड़े इंसान पर गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही अद्वैक अचानक गेट खुलने से डर गया। वो आरवी को देख बोला, पागल हो क्या, मैं अभी मर जाता। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले आरवी भागकर उसे काफी मजबूती से गले लगा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। अद्वैक उसे ऐसे देख घबरा जाता है। वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ आरवी, तुम रो क्यों रही हो? आरवी जोर जोर से रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज प्लीज। अद्वैक कुछ बोलता उससे पहले रौनक बाहर आकर बोला, कमीनी मुझे नामर्द बोलती है। उसकी आवाज सुन आरवी अद्वैक को और टाइट पकड़ लेती है। वही अद्वैक रौनक को देख सारा मांझरा समझ गया। अद्वैक को देख रौनक बोला, अरे ओ भाई, ये मेरा शिकार है तो तू इसे छोड़ दे। उसकी बात सुन अद्वैक की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो आरवी को खुद से दूर करके बोला, अच्छा तेरा शिकार है तो ले, छोड़ दिया। उसकी बात सुन आरवी हैरानी से उसे देखने लगती है। उसने सोचा कोई उसकी मदद क्यों ही करेगा, चाहे वो अद्वैक ही क्यों ना हो। ये सोचकर वो अपनी रक्षा खुद करते हुए अपने कदम पीछे लेकर बोली, रुक जा भाटिया, तूने सुना तो होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सब वो बोल तो गई लेकिन अंदर से वो काफी डर गई थी। उसकी बात सुन रौनक उसकी तरफ कदम बढ़ाकर बोला, सुना तो काफी बार है लेकिन मतलब नहीं पता, एक काम कर, बेड पर मुझे तू ही समझा देना। उसकी बात सुन अद्वैक का खून खोल गया। रौनक आरवी को पकड़ पाता उससे पहले अद्वैक उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं पता ना तुझे तो एक काम कर, पहले मुझसे इसका मतलब सीख ले। ये बोल वो जोर से उसे मुक्का मारता है और एक ही पंच में वो जमीन पर गिर जाता है। वो इतने गुस्से से उसे मार रहा था कि वो 5-6 मुक्कों में ही अधमरा हो गया। वही आरवी ये देख अंदर ही अंदर काफी घबरा गई। वो फटी आंखों से रौनक को देख रही थी। अद्वैक उसकी कॉलर पकड़कर बोला, जब विनाश निकट आ जाए तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और तेरा विनाश काल आ गया। ये बोल वो एक जोरदार पंच उसे मार देता है। फिर वो आरवी की तरफ देखता है जो शोक में खड़ी थी। वो खड़ा होकर आरवी के पास जाता है तो आरवी आंखों में आंसू लिए उसे देखती है। अद्वैक धीरे से उसे गले लगा देता है और उसके सर को सहलाते हुए बोला, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। उसकी नर्म आवाज सुन आरवी उसके कोट को अपने छोटे छोटे हाथों से टाइट पकड़ लेती है। अग्निवंशी मैंशन दादाजी अपने रूम में बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे कि तभी उनका फोन बजता है। नाम देख उनके चेहरे पर खुशी झलक उठती है। वो फोन उठाकर कुछ बोलते उससे पहले सामने से आवाज आई, क्या हाल है अधम अग्निवंशी के, दोस्त को भूल ही गए क्या? आवाज सुन दादाजी हंसते हुए बोले, आज फौजर साहब ने कैसे याद कर लिया। आपकी आवाज सुन मेरा तो भाग्य ही खुल गया। उनकी बात सुन वो आदमी हंसते हुए बोला, मुझे लगा इतने दिनों तक तुम्हारा फोन नहीं आया तो कहीं तुम टपक तो नहीं गए। उनकी बात सुन दादाजी बोले, चिंता मत करो, तुमसे पहले मैं नहीं जाने वाला नुआन। आरवी अद्वैक के गले लगकर सिसक रही थी। वही अद्वैक उसकी पीठ सहला रहा था। तभी अद्वैक का ध्यान आरवी के हाथ पर जाता है तो वो जल्दी उसे पकड़कर बोला, तुम्हें काफी चोट आई है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आरवी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एक कदम ही बढ़ती है कि लड़खड़ा कर गिरती उससे पहले अद्वैक उसे पकड़ लेता है। आरवी एक बार फिर रोने लगती है तो अद्वैक उसे चुप करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें और कहीं लगी है क्या, प्लीज रोना बंद करो। ये बोल अद्वैक का ध्यान आरवी के पैरों पर जाता है जहां नील जमी हुई थी। ये देख उसे काफी गुस्सा आता है। वो घूमकर एक लात और रौनक को मार देता है। फिर वो अपनी पॉकेट से एक मास्क निकाल पहन लेता है क्योंकि अगर उसे कोई भी देखता तो बात आग की तरह फैल जाती। इससे अद्वैक को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पर उसके फैंस आरवी का जीना मुश्किल कर सकते हैं। वो आरवी को अपनी बाहों में उठा लेता है
आरवी कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी, वो बस अद्वैक का चेहरा ही देखे जा रही थी। अद्वैक उसे कार में बैठा कर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। एम्पायर शशांक मीटिंग ले रहा था पर उसका ध्यान स्मृति पर था। मीटिंग पूरी खत्म हो गई और उसे पता भी नहीं चला। सब धीरे धीरे कर बाहर चले गए। क्रियांश शशांक से बोला, बॉस लंच टाइम हो गया, मैं आपके लिए खाना मंगवा दूं। उसकी बात पर शशांक उसे मना करते हुए बोला, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुन क्रियांश इतराते हुए बोला, भाई मेरा मतलब बॉस, क्या मैं लंच करने जाऊं? वो क्या है ना कि मेरी प्यारी सी नई भाभी ने मेरे लिए लंच बॉक्स भेजा है। उसकी बात सुन शशांक के कान खड़े हो गए। वो उसे इग्नोर कर वहां से अपने कैबिन की तरफ चला जाता है और क्रियांश खुद से बोला, भाई को बताकर एक्शन तो हो गया, अब बस रिक्शन की देर है। शशांक अपनी चेयर पर बैठकर मन में बोला, इस बेवकूफ के लिए लंच बॉक्स भेज दिया और अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं आया। उसके अंदर ही अंदर ये सोच काफी अग्नि जल रही थी, पर कर भी क्या सकता था। अग्निवंशी मैंशन शाम हो गई थी। दादाजी, पूजा जी, श्रीविका और स्मृति गार्डन में बैठे थे। दादाजी काफी खुश नजर आ रहे थे तो पूजा जी उनसे पूछते हुए बोली, इस खुशी का राज हमें भी बताइए ना दादाजी, आप काफी खुश लग रहे हैं। उनकी बात पर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस मैं खुश हूं क्योंकि कल मेरा काफी खास दोस्त इंडिया आ रहा है मुझसे मिलने। उनकी बात सुन स्मृति और श्रीविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और पूजा जी दादाजी से बोली, ये तो काफी अच्छी बात है दादाजी, वैसे क्या नाम है उनका? दादाजी बोले, नोआन फॉजर नाम है उसका। हम दोनों एक बिजनेस ट्रिप पर मिले थे और बाद में एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। उससे मिले काफी वक्त हो गया और देखो कल वो मुझसे मिलने आ रहा है। उनकी बात सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आरवी का ट्रीटमेंट कर दिया था। अद्वैक आरवी के पास बैठा था और आरवी अपने जख्मी हाथ को देख रही थी। अद्वैक उसका मूड ठीक करने के लिए बोला, वैसे जंगली बिल्ली एक बात बताओ, उस भाटिया से तुम पहले भी मिली हो क्या? उसकी बात सुन आरवी उसकी तरफ देखती है। उसके ऐसे देखने पर अद्वैक जल्दी से बोला, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, पर ऐसे देखो मत। आरवी कुछ देर शांत रहने के बाद अद्वैक को अपनी ओर रौनक की पहली मीट बताती है। उसकी बात सुन अद्वैक को काफी गुस्सा आया। वो मन में बोला, साले को जान से ही मार देना चाहिए था। फिर आरवी आगे बोली, और जब मैं तुमसे उस दिन पहली बार मिली थी तब भी मैं एक जॉब का इंटरव्यू देके आ रही थी, जिसमें भी मैं फेल हो गई थी, पर वो आखिरी बार था। फिर मुझे शशांक सर ने जॉब दी। उसकी बात सुन अद्वैक को काफी बुरा लगा और उसे इतना बुरा क्यों लगा ये वो भी नहीं जानता था। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही हॉस्पिटल में रहे। बाद में अद्वैक आरवी को अपनी गोद में उठा हॉस्पिटल से बाहर ला उसे कार में बैठा देता है और उसके घर का पता पूछ गाड़ी स्टार्ट कर देता है। रास्ते भर दोनों कुछ नहीं बोलते। कुछ देर बाद आरवी गाड़ी रुकवा कर बोली, यही रोक दो। उसकी बात सुन अद्वैक गाड़ी रोक कर आसपास देखते हुए बोला, यहाँ तो कोई घर नहीं दिख रहा, एक मिनट, तुम चुड़ैल तो नहीं होना? उसकी बात सुन आरवी अपना शीट बेल्ट खोलते हुए बोली, हाँ हूं मैं चुड़ैल, और अगर तुम ज्यादा बोले तो निगल जाऊंगी, तुम्हें समझे? अद्वैक उसकी बात सुन हंसकर बोला, एनीवेज घमंडी लड़की, अगर तुम कल वक्त पर ना आ पाओ तो रहने देना, मैं प्रतीक से बोल तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। उसकी बात सुन आरवी उसे घूर कर बोली, dating.com, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? ये बोल वो उतरती उससे पहले अद्वैक फिर बोला, अरे वैसे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ तो कोई भी घर नहीं दिख रहा। आरवी नीचे उतरकर बोली, आगे से कॉलोनी स्टार्ट हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक छिछोरे के साथ देखें। उसकी बात सुन अद्वैक आंखें बड़ी करके बोला, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें छिछोरा नजर आता हूँ? आरवी बोली, छोड़िए। अद्वैक कंफ्यूजन से बोला, पर मैंने तुम्हें कहाँ पकड़ा है? उसकी बात सुन आरवी जाते हुए बोली, मेरा मतलब खुद को शरीफ समझना छोड़िए। उसकी बात पर अद्वैक उसे आंखें छोटी करके घूरता है। आरवी एक गली में मुड़ने से पहले पीछे मुड़कर देखती है जहां वो कार अभी भी खड़ी थी, शायद अद्वैक उसके लिए ही रुका हुआ था। ये देख आरवी के फेस पर एक स्माइल आ गई। रात का वक्त श्रीविका घर जा चुकी थी। स्मृति ने सभी के लिए खाना बना दिया था। कर्निश अंदर भागते हुए आया। उसे देख स्मृति बोली, अरे आराम से। उसकी बात सुन कर्निश खुश होकर बोला, थैंक्स भाभी, खाना काफी टेस्टी था, प्लीज आप रोज मेरे लिए भेजना। उसकी बात सुन स्मृति हाँ में सर हिलाकर मुस्कुरा देती है। क्रियांश भी स्मृति के हाथ को पकड़कर बोला, थैंक्स भाभी, सही में आपके हाथों में जादू है, मेरे लिए भी बना देना। उसकी बात सुन स्मृति को हंसी आ गई। वो दोनों से बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, डिनर भी तैयार है, आप दोनों फ्रेश होकर आ जाओ। उसकी बात सुन दोनों उछलते हुए चले गए।
स्मृति भी अपने रूम में चली गई किसी काम से। रूम में आने के कुछ देर बाद ही शशांक भी रूम में आता है। स्मृति को देख वो उसे घूरते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वही स्मृति के हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ गए शशांक के ऐसे देखने पर। स्मृति बेड पर पड़ी बुक्स को साइड रख पिलोज सही जमा रही थी कि उसके हाथ कुछ लगता है, जिसे देख उसकी धड़कनें बढ़ गई, उसके हाथ कांपने लगे। वही शशांक वॉशरूम से बाहर आकर स्मृति के हाथ में अपनी गन देखता है तो जल्दी से वो उसके पास आकर गन उसके हाथ से छीन लेता है। स्मृति गन की तरफ देखते हुए बोली, ये तो गन है। उसकी बात सुन शशांक गुस्से से बोला, किसने कहा था मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? आइंदा से मेरी किसी भी चीज के हाथ मत लगाना, सुना? स्मृति उसके गुस्से को देख अंदर तक कांप गई थी। वही शशांक गन लेकर क्लोस्ट में चला गया। स्मृति की आंखों से आंसू आ गए। तभी उसे बाहर से कर्निश की आवाज आई जो उसे ही बुला रहा था, तो वो जल्दी से आंसू पोंछ खुद को नॉर्मल कर बाहर चली गई। वही शशांक क्लोजेट में खुद पर ही गुस्सा कर रहा था। आज पहली बार खुद के एंगर इशू पर उसे गुस्सा आया था। वो खुद को कंट्रोल कर उसे समझा भी तो सकता था, पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करते हैं। स्मृति काफी चुपचाप और खोई हुई थी। शशांक स्टडी रूम में चला गया और उसके पीछे ओरियन, क्रियांश भी। कर्निश, प्रतीक और अद्विक को फोन करने चला गया। शिव स्मृति को खोया देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? उनकी बात सुन दादाजी और अब्रम उसकी तरफ देखते हैं। स्मृति उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। दादाजी खड़े होते हुए बोले, बेटा मैं तो सोने जा रहा हूं, कल मेरा दोस्त आने वाला है। उनकी बात सुन शिव भी उनके साथ जाते हुए बोले, कौन आ रहा है दादाजी? उनके जाने के बाद स्मृति अब्रम से बोली, हम गार्डन में जा रहे हैं, कोई भी काम हो तो हमें बुला लेना। उसकी बात पर अब्रम हाँ में हिलाकर बोला, ठीक है भाभी। स्मृति बाहर गार्डन में चली गई। 5 मिनट बाद अब्रम अपने फोन को जेब में रख स्टडी रूम की तरफ जाता है, लेकिन वो मुड़ बाहर चला जाता है। बाहर स्मृति चांद को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसुओं की जगह थी। शशांक के गुस्से से उसे काफी फर्क पड़ रहा था। अब्रम उससे कुछ दूरी पर बैठते हुए बोला, अब बता भी दीजिए भाभी, शशांक ने कुछ कहा क्या? उसकी आवाज सुन स्मृति जल्दी से आंसू साफ करके बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं कहा उन्होंने। तो अब्रम बोला, तो फिर क्यों आप अपनी आंखों को कष्ट दे रही है? स्मृति ये सुन जल्दी से बोली, अरे वो बस हमारी आंखों में कचरा चला गया। उसकी बात सुन अब्रम बोला, क्या सही में भाभी मैं आपको इतना बेवकूफ नजर आता हूं कि आंसू देखकर बता नहीं सकता कि ये कैसे आ रहे हैं? उसकी बात सुन स्मृति चुप हो जाती है। अब्रम उसे चुप देख बोला, अच्छा एक काम कीजिए, मुझे अपना भाई समझकर अपने पति की चुगली कर डालिए, क्योंकि मैं जानता हूं इस घर में उसके सिवा आपको कोई कुछ नहीं कहता। उसकी बात सुन स्मृति की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क गई। वो हिचकिचाते हुए बस उसे ये बताती हैं कि उसने गन देखी, ये नहीं कि उसके बाद शशांक ने उससे क्या कहा। पर अब्रम समझ गया कि जरूर उसके बाद शशांक ने कुछ उल्टा ही किया होगा। पर वो स्मृति से बोला, भाभी उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि वो बस बुरा बनता है, लेकिन अंदर से वो काफी नर्म है। उसकी बात सुन स्मृति हल्के से हाँ में सर हिला देती है। तभी उनके पीछे से कोई जोर से चिल्लाया, भाव, जिसे सुन अब्रम तो नहीं डरा, लेकिन स्मृति का दिल उसके मुंह में आ गया। वही अद्वैक हंसते हुए बोला, क्या यार भाभी आप इतने से डर गई? तभी प्रतीक उसके पीछे जोर से चिल्लाया तो अद्वैक काफी तेज घबरा गया। उसकी शक्ल देखने लायक थी। स्मृति, अब्रम और प्रतीक जोर जोर से उस पे हंसने लगे। अद्वैक अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, साले अभी मैं मर जाता तो। प्रतीक हंसते हुए बोला, भाभी से तेज तो आप डर गए, देखा भाभी आपका बदला मैंने ले लिया। जिसपे स्मृति हंसते हुए हाँ में सर हिला देती है। फिर प्रतीक स्मृति का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, चलो ना भाभी, मुझे काफी भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अद्वैक भी उसका दूसरा हाथ पकड़कर बोला, हाँ यार भाभी मुझे भी काफी भूख लगी है, आपने जरूर कुछ टेस्टी बनाया होगा। स्मृति उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए उनके साथ अंदर चली गई। अब्रम भी उनके पीछे चला गया। स्मृति के सभी देवर कभी उसे दुखी होने ही नहीं देते थे, कोई ना कोई ऐसा कुछ कर ही देता था जिससे स्मृति का मूड ठीक हो जाता था। सुबह का वक्त शशांक रात को जब रूम में आया था तब स्मृति सो चुकी थी, तो वो भी चुपचाप सो गया। अभी स्मृति शशांक के हाथ पर सर रखकर किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी और शशांक बिना भाव के उसे निहार रहा था। स्मृति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे शशांक का चेहरा दिखता है। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर देती हैं कि तभी अचानक वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है।
वो शशांक को देखती है जो उसे ही देख रहा था। ये देख वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। वो एक बार फिर धीरे से पीछे मुड़ती है तो अभी भी शशांक उसे ही देख रहा था। वो शर्म के मारे गिरते पड़ते वॉशरूम में भाग जाती है। वही शशांक उसकी हरकत देख हंस देता है। कुछ देर बाद स्मृति बाहर आई तो उसने देखा शशांक सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा है। शशांक भी गेट खुलने से उस तरफ देखता है। स्मृति जल्दी से क्लोसेट की तरफ चली जाती है क्योंकि वो कपड़े नहीं लेकर गई थी और ना ही शशांक से मांग सकती थी, इसीलिए वो वही साड़ी पहनकर बाहर आती है। शशांक भी वॉशरूम में चला जाता है। स्मृति एक रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनती है। वो क्लोजेट से बाहर आती है तो शशांक भी वॉशरूम से बाहर आता है। स्मृति नजरें नीचे कर मिरर की तरफ चली जाती है और शशांक उसे देखते हुए क्लोजेट में। स्मृति मिरर के सामने आकर अपने बालों का बन बना रही थी। शशांक भी उसके पीछे खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगता है। उसने बॉटम कलर का 3 पीस पहना था जिसमें वो काफी डेसिंग लग रहा था। शशांक की नजर बार बार स्मृति की कमर पर जा रही थी। वो स्मृति को देखता है जो उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर रही थी। स्मृति को बिना देखे ही पता चल रहा था कि शशांक उसे ही देख रहा है। शशांक अपने बाल सेट कर स्मृति की ब्लाउज की डोरी बांधने लगता है। वही स्मृति जो बिंदी लगा रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं। शशांक के इतने करीब होने से उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा था। वही शशांक की नजर स्मृति की खुली पीठ पर गई तो उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वो जल्दी से डोरी बांधकर अपने हाथ पीछे खींच लेता है। स्मृति भी जल्दी बेड की तरफ जाकर उसे ठीक करने लगती है। शशांक अपनी वॉच पहनते हुए बोला, कल टेबल पर एक फाइल पड़ी थी, वो कहाँ गई? उसकी बात सुन स्मृति जल्दी से एक ड्रॉ खोल उसमें से एक फाइल निकालती है। वो शशांक की तरफ फाइल बढ़ाती है तो शशांक उसे रोकने के लिए अपना ब्लेजर पकड़ा देता है और खुद फाइल चेक करने लगता है। स्मृति उसके पास उसका ब्लेजर लेकर खड़ी थी। शशांक फाइल में देख गहरी सांस लेकर बोला, वो कल के लिए, मेरा मतलब जो कल मैंने तुमसे कहा उसके लिए सॉरी। उसके मुंह से ये शब्द काफी मुश्किल से फूटे थे क्योंकि आज पहली बार शायद उसने सॉरी बोला था। उसकी सॉरी सुन स्मृति हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। शशांक फाइल साइड में रख अपना ब्लेजर पहनते हुए बोला, और मैं जान सकता हूं कि कल आपने सभी के लिए लंच बॉक्स भेजे सिवाय अपने हस्बैंड को छोड़ के। उसकी बात सुन स्मृति जल्दी ऊपर देखकर बोली, लेकिन आपको तो लंच बॉक्स ले जाना पसंद ही नहीं है। जिसे सुन शशांक बैठकर अपने जूते पहनते हुए बोला, और ये किसने कहा तुमसे? उसके पूछने पर स्मृति धीरे से बोली, वो कर्निश ने। शशांक ये सुन खड़ा होकर बोला, बकवास है ये, आज मेरा भी लंच बॉक्स चाहिए मुझे। ये बोल वो जाते जाते बोला, इन्हें खुले रखा करो। ये बोल वो स्मृति के बाल खोल देता है और कमरे से स्माइल करते हुए चला जाता है। वही स्मृति मुंह खोले उसे जाते हुए देखती है। फिर वो हल्के से अपने बालों पर हाथ लगाती है तो वो खुद में ही शर्मा जाती है। स्टडी रूम में पहले से ही अब्रम ओरियन थे। शशांक भी रूम में आता है और उसके पीछे अद्विक भी। शशांक एक चेयर पर बैठ अपने फोन में ईमेल चेक करने लगता है। अब्रम और ओरियन अपने फोन में घुसे हुए थे। अद्विक बोला, यार सब अपने फोन से बाहर निकलो और दुनिया देखो। उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देख अद्विक अब्रम और ओरियन के हाथ से फोन छीन लेता है और शशांक के सामने बैठकर बोला, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ और तुम सब हो कि फोन में घुसे हुए हो। उसकी बात सुन अब्रम और ओरियन उसे घूर कर देखते हैं। शशांक अपना फोन बंद करते हुए बोला, बोल क्या बकवास बोलना चाहता है? अद्विक आंखें छोटी करके बोला, कोई बकवास नहीं करने आया हूँ, जो बताऊंगा वो सुनकर तुम सबको भी काफी गुस्सा आएगा। फिर अद्विक गंभीर होकर बोला, मैं चाहता हूं कि तू रौनक भाटिया को या तो किसी केस में फंसाकर अंदर करवा दे या फिर उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दे। उसकी बात सुन अब्रम बोला, हलवा है क्या, बैंकरप्ट कर दे? तेरे आपसी झगड़े से हम उसकी कंपनी का ही सत्यानाश कर दे क्या? शशांक भी उसे घूर रहा था। ओरियन बोला, भाई देख, छोटे मोटे झगड़ों से इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। उनकी बातें सुन अद्विक जोर से बोला, कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं हुआ है। कल उसने आरवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर वो कल की सारी घटना बता देता है और ये भी कि उसे जॉब क्यों नहीं मिल रही थी। उसकी बात सुन तीनों की आंखों में गुस्सा उतर आया था। अब्रम बोला, अब कैसी है आरवी, ठीक तो है? उसकी बात सुन अद्विक हाँ में सर हिला देता है। शशांक ओरियन से बोला, चेक करो उसकी कंपनी ने कितना लोन ले रखा है और उसके सारे शेयर्स भी खरीद लो। अभी बस इतना करो, बाकी का काम थोड़ी देर बाद करते हैं। उसकी बात सुन ओरियन अपना टैब निकालकर उस पे जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगता है।
अद्वैक उसकी बात सुन शशांक के गले लगते हुए बोला, थैंक्स भाई। शशांक उसे दूर कर पाता उससे पहले स्मृति गेट खोलकर अंदर आ गई। उसे देख शशांक की आंखें बड़ी हो गई। वही स्मृति उन दोनों को ऐसे देख हैरान हो गई और जल्दी से बोली, नाश्ता तैयार है। ये बोल वो जल्दी से गेट बंद कर चली गई। अब्रम और ओरियन दोनों जोर जोर से हंसने लगे। शशांक गुस्से से अद्वैक को खुद से दूर धक्का देकर बोला, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो तेरी जान ले लूंगा, और ये सब मैं तेरे लिए नहीं कर रहा हूं। ये बोल वो अपने कपड़े झाड़ते हुए बाहर चला गया और उसके पीछे अब्रम ओरियन भी हंसते हुए। अद्वैक कंफ्यूज होकर उन्हें जाते हुए देखता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दादाजी सभी से बोले, आज सभी घर जल्दी आ जाना। उनकी बात सुनकर निश खाते हुए बोला, क्यों दादाजी, आप कहीं जा रहे हो? जिसे सुन दादाजी बोले, नालायक, मैं नहीं जा रहा, मेरा दोस्त आ रहा है। कर्निश दादाजी को टोंट मारते हुए बोला, ज्यादा दोस्ती यारी नहीं हो रही। उसकी बात सुन दादाजी अब्रम से बोले, क्या तुम्हारे पास कोई अब्रॉड का कोई प्रोजेक्ट है? अब्रम हाँ में सर हिलाकर बोला, है ना दादाजी, पर आपने क्यों पूछा? दादाजी कर्निश को देख बोले, हैं तो उसके लिए इस नालायक को भेज दो। उनकी बात सुन कर्निश उठते हुए बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा और किसी ने कुछ नहीं सुना। दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था, आप कहे तो मैं आज घर ही रुक जाता हूँ। जिसे सुन दादाजी उसे आंखें दिखा देते हैं। कुछ देर बाद स्मृति सभी को लंच बॉक्स दे रही थी। कर्निश अपना लंच बॉक्स लेकर बोला, थैंक्स भाभी। जिसपे स्मृति मुस्कुरा देती है। सभी अपने लंच बॉक्स ऐसे ले रहे थे जैसे वो सभी छोटे बच्चे हो जो अभी स्कूल जाते हैं। लास्ट में स्मृति शशांक का लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाती है तो सारे लड़के जोर से बोले, ओह हो। उनकी आवाज सुन शशांक घूरकर सभी को देखता है तो सभी इधर उधर देखने लग जाते हैं। फिर शशांक स्मृति से बॉक्स लेकर बाहर चला जाता है। वही स्मृति का चेहरा तो पूरा शर्म के मारे लाल पड़ गया था। सभी बॉयज हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। दादाजी और शिव ये देख मुस्कुरा रहे हैं। फिर स्मृति शिव का लंच बॉक्स उनके बैग में रख उन्हें दे देती है तो शिव प्यार से स्मृति के सर पर हाथ फेर कर चले जाते हैं। धूर्णी मैंशन अविनाश थोड़े परेशान होकर दो फाइल को देख रहे थे तो श्रीविका उनके पास बैठकर बोली, क्या बात है पापा, आप परेशान लग रहे हो? उसकी बात सुन अविनाश बोले, बात ही ऐसी है बेटा जी, मेरी आज 2 मीटिंग्स हैं और दोनों जरूरी है। उनकी बात सुन श्रीविका दोनों फाइल्स के नाम पढ़ती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो जल्दी से बोली, अच्छा तो एक काम करते हैं ना पापा, एक मीटिंग में मैं चली जाती हूँ। जिसे सुन अविनाश खुश होकर बोले, सच? ये लो फिर तुम यहाँ चली जाओ। श्रीविका उस फाइल को साइड कर दूसरी फाइल उठाकर अविनाश से बोली, नहीं वहां नहीं, यहाँ जाऊंगी। उसकी बात सुन अविनाश बोले, ठीक है तो यहाँ चली जाओ, फाइल में सारी डिटेल्स है, एक बार पढ़ लेना। उनकी बात सुन श्रीविका अपने रूम की तरफ भागते हुए बोली, ठीक है। आहूजा एम्पायर अब्रम अपने कैबिन में बैठा आज के मीटिंग की फाइल पढ़ रहा था। तभी कर्निश रूम नॉक करके अंदर आते हुए बोला, मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी है ब्रो, तो चले? उसकी बात सुन अब्रम हाँ में सर हिलाकर खड़ा हो जाता है और अपना ब्लेजर पहनते हुए बाहर चला जाता है। मीटिंग रूम में लगभग सभी आ गए थे सिवाय फाउंडेशन कंपनी के सो के। अब्रम को बैठे 2 मिनट ही हुए थे कि मीटिंग रूम का गेट खुला और एक लड़की अंदर आई। उसे देख अब्रम उसे ही देखता रह गया। वही कर्निश तो उस लड़की को देख हैरान ही रह गया। सामने कोई और नहीं बल्कि श्रीविका खड़ी थी। उसने नेवी कलर का बिजनेस सूट पहना था और चेहरे पर हल्का मेकअप और बोल्ड लिपस्टिक लगा रखी थी। वो पूरी बिजनेस वुमन लग रही थी। अब्रम बस उसे देखे जा रहा था। श्रीविका चलकर उसके पास गई और आंखों से उसे इशारा किया तो वो होश में आया। वो खड़ा होकर उसे ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मिस धूर्णी, प्लीज बैठिए। ये बोल वो अपने सामने वाली सीट की तरफ इशारा करता है। लेकिन श्रीविका उस लड़की को देखती है जो अब्रम के जस्ट पास वाली सीट पर बैठी थी। वो पूरे एटीट्यूड के साथ अब्रम की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे यहाँ बैठना है आपके पास। उसकी बात सुन कर्निश को खांसी आ गई। वही अब्रम के साथ बाकी एम्प्लॉय भी हैरानी से उसे देखने लगे। वो अपनी बात ठीक करते हुए बोली, आई मीन मुझे दूर से चेहरे दिखाई नहीं देते सो इसीलिए, तो क्या आपको कोई परेशानी है? उसकी बात सुन अब्रम की हार्ट बीट तेज हो गई। वो नामे सर हिलाकर बोला, नहीं कोई परेशानी नहीं है। कर्निश उस एम्प्लॉय को दूसरी चेयर पर बैठने का इशारा करता है। सारे एम्प्लॉय हैरान थे क्योंकि इससे पहले भी कई लड़कियां यहां आई थी लेकिन कभी अब्रम ने किसी को भाव नहीं दिए। वो हर बार रूड रहता लेकिन आज वो नर्म पड़ रहा था।
श्रीविका अब्रम के पास वाली चेयर पर बैठकर काफी खुश थी। वही कर्निश का अब दिमाग चलने लगा था। अब्रम अपने सर से पसीना पोंछकर बोला, लेट्स स्टार्ट। सा एम्पायर शशांक अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार अपने लंच बॉक्स पर जा रहा था। लेकिन वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता है। क्रियांश उसका डोर नॉक कर अंदर आते हुए बोला, बिग बॉस भाटिया कंपनी के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुन शशांक के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे देख क्रियांश की हालत खराब होने लगी। शशांक क्रियांश को एक पेन ड्राइव देते हुए बोला, ये न्यूज हर न्यूज चैनल पर चलवाओ और ध्यान रहे ये काफी लंबी चले। क्रियांश पेन ड्राइव लेकर बोला, ओके बॉस, क्या मैं भाटिया कंपनी के मैनेजर को अंदर भेजूं? उसकी बात सुन शशांक हाँ में सर हिला देता है। भाटिया कंपनी के मैनेजर प्रशांत श्रीवास्तव अंदर आकर शशांक को ग्रीट करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। शशांक बोला, प्लीज बैठिए मिस्टर श्रीवास्तव। वो चेयर पर बैठकर बोले, सर क्या प्लीज मैं जान सकता हूं कि आप क्यों हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी घाटे में डूब जाएगी। उनकी बात सुन शशांक एविल स्माइल के साथ बोला, वैसे तो ये बात आपको अपने शो से पूछनी चाहिए, लेकिन आप मुझसे जानना चाहते हो तो मैं बता दूं कि कल आपके सीईओ ने हमारी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव किया। उसकी बात सुन प्रशांत बोले, सर इतनी सी बात के लिए आप पूरी कंपनी के एम्प्लॉयर्स की जिंदगी कैसे खराब कर सकते हैं? उनकी बात सुन शशांक की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो ठंडी आवाज में बोला, ये बोल आपने मुझे काफी डिसपॉइंटेड कर दिया। मैंने तो सुना था कि आप काफी ईमानदार और स्वाभिमानी इंसान हैं जो कभी गलत का साथ नहीं देते। उनकी बात सुन प्रशांत बोले, सर ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी कंपनी के सीईओ ने ऐसी हरकत की है। उसके लिए पूरी कंपनी को बैंकक्रप्ट करवाना दी वेपन किंग को शोभा नहीं देता। आपने सही कहा, हमारी एम्प्लॉय पहली थी जो बच गई, वरना 39 गर्ल्स की लाइफ खराब कर दी आपके सीईओ ने। शशांक अपने टैब को प्रशांत की तरफ बढ़ाते हुए बोला। प्रशांत उसकी बात सुन हैरान हो गए। वो न्यूज देखते हैं जिसमें साफ बताया जा रहा था कि भाटिया कंपनी के सीईओ मिस्टर रौनक भाटिया ने 39 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। शशांक प्रशांत के हैरानी वाले भाव देखकर बोला, लगता है आपको भी इसके बारे में नहीं पता था। उसकी बात सुन प्रशांत शर्मिंदगी से सर झुका देते हैं। वहीं बाहर क्रियांश ओरियन के कैबिन में बैठा था। वो ओरियन से बोला, भाई क्या आपको पता है हमारी कंपनी ने भाटिया कंपनी के शेयर्स क्यों खरीद लिए? शशांक भाई करना क्या चाह रहे हैं? और आप भी कब से भाटिया कंपनी की डिटेल्स ही देख रहे हो? उसकी बात सुन ओरियन बोला, तू मेरे लिए एक डार्क कॉफी लेकर आना। तो ये बात सुन क्रियांश उसे घूरकर देखता है और कॉफी लेने चला जाता है। दूसरी तरफ अब्रम बोला, तो बताइए मिस धूर्नी, क्या ये प्रोजेक्ट आपको सही लगा? उसकी बात सुन श्रीविका पूरे प्रोजेक्ट को वापस देख अब्रम से बोली, मिस्टर आहूजा क्या आपको नहीं लगता कि हमारे एनजीओ से पीछे के विकलांग आश्रम को आने जाने में परेशानी होगी? उसकी बात सुन अब्रम कुछ बोलता उससे पहले आकाश एम्प्लॉय श्रीविका को तंज कसते हुए बोला, ये सोचना हमारा काम नहीं है मिस धूर्नी। जिसे सुन श्रीविका अपनी आंखें गोल घुमाकर बोली, ये सवाल मैंने कंपनी के प्रेसिडेंट से पूछा है, आपसे नहीं। फिर वो अब्रम को देखकर बोली, तो बताइए मिस्टर आहूजा क्या लगता है आपको? उसकी बात पर अब्रम बोला, तो बताइए क्या आपके पास इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन है? श्रीविका से पहले कर्निश बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि परेशानी है क्या? उसकी बात पर श्रीविका उसे प्रोजेक्ट दिखाकर बोली, हमारे एनजीओ की जमीन के पीछे एक विकलांग आश्रम है। अगर हम अपना एनजीओ वहां बना देते हैं तो उन सभी को वहां से घूम कर आना होगा, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की हो जाएगी, और इतने लंबे रास्ते से उन सभी को काफी परेशानी होगी। रही बात सॉल्यूशन की, तो हम हमारे एनजीओ से उन्हें जाने के लिए रास्ता दें, जिससे ना हमारे एनजीओ में कोई ज्यादा फर्क आएगा और ना उन लोगों को कोई परेशानी होगी। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट हमारा इंडिया में पहली बार है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो। उसकी बात सुन अब्रम उससे काफी इम्प्रेस हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी इंटेलिजेंट और इतनी सीरियस भी होगी। कर्निश को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये श्रीविका ही है। वही आकाश जो कब से श्रीविका को घूर रहा था वो बोला, लेकिन इसमें काफी खर्चा होगा, और वैसे भी इसका सारा खर्चा हमारी कंपनी को भरना पड़ेगा। उसकी बात सुन श्रीविका अब्रम से बोली, अगर आप कहें तो इसका सारा खर्चा हमारी कंपनी उठाने को तैयार है। उसकी बात सुन अब्रम अपनी कड़क आवाज में बोला, जैसा कि मुझे पता है आकाश कि आपका काम प्रोजेक्ट समझ उसके हिसाब से टीम बनाना का है, ना कि कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचना। क्या यहाँ किसी और कोई भी परेशानी है? उसके पूछने पर कोई कुछ नहीं बोला।
ये देख अब्रम श्रीविका से बोला, मिस धूर्नी, इसका सारा खर्च हमारी कंपनी ही देगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात पर श्रीविका बोली, थैंक्स मिस्टर आहूजा, आई होप कि ये डील हमारे लिए अच्छी साबित हो। ये बोल वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। अब्रम भी उससे हाथ मिलाता है। मीटिंग खत्म होते ही सभी बाहर चले गए। कर्निश श्रीविका से बोला, क्या बात है श्रीविका, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तो अभी भी हैरान हूँ। उसकी बात सुन श्रीविका को हंसी आ गई। उसे हंसते देख अब्रक की नजरें उसी पर रुक गई। उसे खुद को देखता पाकर श्रीविका मन में बोली, ये भी शौक हो गया होगा, और देखो तो कैसे देख रहा है, क्या करूं मैं अब इसका। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिसे देख कर्निश वहां से खिसक गया। श्रीविका अब्रम के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, क्या देख रहे हो ऐसे, माना कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे हर जगह ऐसे ही घूरोगे, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अपनी ऐसी हरकतों पर थोड़ा कंट्रोल रखो यार। उसकी बात सुन अब्रम हैरानी से बोला, ऐसी हरकतें, पर मैंने क्या किया। श्रीविका हल्का हंसकर बोली, जब ऐसे मुंह खोले देख रहे थे तब शर्म नहीं आई जो अब शर्मा रहे हो। क्या मैं देख रहा था, अब्रम खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला। जिसे सुन श्रीविका अपना पस उसे पकड़ाते हुए बोली, हाँ, नहीं तो क्या, मैं ज्यादा सोचो मत, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब चलो मुझे भूख लगी है। ये बोल वो बाहर चली जाती है। बेचारा अब्रम, जिसे लोगों की एक बात बर्दाश्त नहीं होती थी, वो आज एक लड़की की बातों से या उसके देखने भर से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। वो अपना सर हिला उसका पस लेकर बाहर चला जाता है। अग्निवंशी मेंशन डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से आरवी के पैरों में दर्द ना के बराबर था, लेकिन उसके हाथ में पट्टी थी और हल्का दर्द भी ठीक महसूस करने के कारण वो जॉब पर आ गई थी। मैन हॉल में स्मृति, प्रतीक और दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी मिठाई के डब्बे देख रहे थे जो खास उन्होंने अपने दोस्त नोआन के लिए मंगवाई थी। प्रतीक उसमें से एक लेने को होता है तो दादाजी उसके हाथ पे मारते हुए बोले, खबरदार अगर एक को भी हाथ लगाया तो। प्रतीक अपने हाथ पर फूंक मारते हुए बोला, क्या दादाजी, एक मिठाई लेने से कम थोड़ी पड़ जाएगी। दादाजी स्मृति से बोले, बेटा तुम्हें पता है, नोआन को हमारी हिंदी भाषा बहुत अच्छे से आती है। उनकी बात सुन स्मृति बोली, पर दादाजी वो तो अमेरिकन है, उन्हें पूरी हिंदी आती है, पर कैसे। उसका सवाल सुन दादाजी मुस्कुराह कर बोले, उसकी जो बहू है वो इंडिया की है, उसने ही अपने पति और ससुर को हिंदी सिखाई है। अगर दोनों में से कोई भी सीखने को मना करता या अंग्रेजी में बात करता तो वो ना उनकी बात सुनती ना उनसे बात करती। वो काफी समझदार थी बेटा। उनकी बात सुन स्मृति बोली, आपने ऐसा क्यों कहा कि वो समझदार थी। जिसे सुन दादाजी के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। वो हल्के धीरे स्वर में बोले, वो बेटा जब। प्रतीक जो उनकी बातें सुन रहा था, उसका ध्यान एंट्रेस से आती हुई आरवी पर गया, जिसके हाथ में पट्टी बंधी थी। ये देख वो जल्दी उसके पास जाकर बोला, आरवी तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये कहाँ से लगी। दादाजी और स्मृति का ध्यान भी उसके हाथ पर गया। स्मृति भी उसके पास आकर बोली, ये कैसे हुआ आरवी। उनकी बात सुन आरवी को समझ आया कि उन्हें कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो झूठ बोलते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस वो कल मैंने एक गर्म पाइप को पकड़ लिया था तो इसीलिए ये। उसकी बात सुन दादाजी बोले, बेटा ध्यान से करना चाहिए, देखो खमेखा लगा ली। स्मृति भी उससे बोली, ध्यान कहा था आपका, ज्यादा तो नहीं जलाना। आरवी जल्दी से बोली, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक है। उसकी बात सुन प्रतीक उसके सर पर हल्की मारते हुए बोला, डम्बो, वो तो दिख रहा है तुम कितनी ठीक हो, वैसे तुम आज नहीं आने वाली थी, अद्वैक भाई ने कहा कि तुम किसी काम से छुट्टी ले रही हो। उसकी बात सुन आरवी बोली, हाँ मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ गई। ये सब अद्वैक ऊपर से देख रहा था। वो नीचे आते हुए बोला, और जंगली बिल्ली, आ गई ना तुम सामने मेरा दिन खराब करने। उसकी बात सुन दादाजी घूरकर उसे देखते हैं तो अद्वैक बोला, मेरा मतलब, वैसे ये छोड़ो, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। उसकी बात सुन आरवी आंखें छोटी करके बोली, जी कुछ नहीं हुआ सर, और हुआ भी होगा तो मैं आपको क्यों बताऊं। अद्वैक उसके पास आकर अपने बालों में हाथ फेर स्टाइल से बोला, तुम लक्की हो जो तुम्हारे हाल चाल इतना हैंडसम इंसान पूछ रहा है। आरवी मुस्कुराह कर बोली, किसने कहा ये, मैं आपको फ्री एडवाइस दूं, लोग आपको हैंडसम कहकर गुमराह करेंगे, पर आप शीशा देखते रहना। उसकी बात सुन दादाजी और प्रतीक जोर जोर से हंसने लग गए। स्मृति भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वही अद्वैक का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो आरवी को घूर कर देखता है। दादाजी हंसते हुए बोले, क्या सीख दी है बेटा, सुनकर मजा आ गया।
अद्विक दादाजी और प्रतीक को घूर कर देखता है। वो स्मृति से बोला, भाभी प्लीज आप तो मेरी साइड रहो, आप क्यों हंस रही हो? उसकी बात सुन स्मृति खुद को कंट्रोल कर बोली, हम कहाँ हंस रहे हैं। जिसे सुन अद्विक मुंह बनाकर सोफे पर बैठ जाता है। आहूजा एम्पायर कर्निश और श्रीविका अब्रम के कैबिन में बैठकर मजे से खाना खा रहे थे और अब्रम उन दोनों को घूर रहा था। किसी ने उसे पूछा तक नहीं था। ऊपर से स्मृति का भेजा हुआ खाना भी उन्होंने खा लिया था। श्रीविका की नजर उस पर गई तो वो बोली, तुम बैठे क्यों हो, खाओ ना। कर्निश खाते हुए बोला, रहने दो ना, श्रीविका भाई को बाहर का खाना भी नहीं पसंद। तो श्रीविका अब्रम से बोली, तुम्हें ना घर का पसंद है ना बाहर का, तो तुम खाते क्या हो? क्योंकि जब स्मृति का खाना वो खा रहे थे तब भी श्रीविका ने अब्रम से पूछा था, लेकिन कर्निश ने कहा कि वो घर का खाना नहीं खाता और बेचारा अब्रम बस उसे गुरता रह गया। अब्रम उठकर जाने को हुआ तो श्रीविका उसका हाथ पकड़ बैठाते हुए बोली, अरे रुको तो ये खाओ, मुझे पता है तुम्हें खाना है पर तुम शर्मा रहे हो। उसकी बात सुन अब्रम उसे देखने लगा और श्रीविका ने खुद के हाथ से उसे एक रोटी का कवा खिला दिया। अब्रम तो बस उसे देखता रहा। वही कर्निश के चेहरे पर स्माइल आ गई। श्रीविका ने उसे रोटी की बीड़ी भी बनाकर दे दी। उसे देख अब्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शाम का वक्त स्मृति पूजा जी से बातें करते हुए खाना बना रही थी और अद्वैक उनके पास एक चेयर पर बैठकर एप्पल खाते हुए उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा था। पूजा जी अद्वैक से बोली, बेटा जी आपने जो यहाँ बैठे बैठे इतने एप्पल खाए हैं ना, अगर दादाजी को पता चला कि उनके दोस्त के लिए मनवाए कश्मीरी एप्पल तुमने खाए हैं तो फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। उनकी बात सुन अद्वैक खाते हुए बोला, अरे उनको कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी आप बताओ इतना सारा वो अकेले कैसे खाएंगे, दादाजी भी कमाल करते हैं। तभी किचन में कर्निश और क्रियांश भागते हुए आए और एक एक एप्पल उठाते हुए खाने को हुए, तो पूजा जी उन्हें रोकते हुए बोली, अरे तुम ये मत खाओ, ये दादाजी के दोस्त के लिए खास मनवाए गए हैं। जिसे सुन कर्निश एक बाइट लेते हुए बोला, डोंट वरी पूजा आंटी, एक एक लेने से खत्म थोड़ी हो जाएगा। उनकी बात सुन स्मृति और पूजा जी नामे सर हिला देती है। अद्वैक बोला, वैसे बाकी सब आ गए? क्रियांश हाँ में सर हिला देता है। प्रतीक अंदर आकर बोला, दादाजी के परम मित्र आ गए हैं। उसकी बात सुन सभी बाहर चले जाते हैं। मैन हॉल में सभी बैठे हुए थे। तभी एंट्रेंस पर 5-6 कार्स आकर रुकी, तो दादाजी खुशी खुशी उनका वेलकम करने एंट्रेंस तक आ गए। कार से एक बूढ़ा व्यक्ति जो लगभग दादाजी की ही उम्र का होगा वो पूरे रोब से बाहर आया। दादाजी को देख वो आदमी चेहरे पर लंबी मुस्कान लिए उनके पास आए और गले लगते हुए बोले, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं अधम, तुम तो काफी बूढ़े हो चुके हो। उनकी बात सुन दादाजी उनकी पीठ थपथपा कर बोले, हमारी छोड़ा, तुम बताओ उन्हें क्या हो गया, देखो कैसे हो गए हो जैसे अभी ही निकल जाओगे। नोआन उनसे अलग होकर बोले, आज भी तुम्हारी कैंची जैसी जबान पहले की तरह ही तेज चलती है। ये सुन दादाजी हंसने लगे। वही बाकी सब हैरानी से दादाजी को देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दादाजी से ये सब कह रहा था और वो सब सुन हंस रहे थे। फिर सबका ध्यान कार से उतर रही लड़की पर गया जिसने डार्क पर्पल कलर का लॉन्ग वेस्टर्न वन पीस पहना था। चेहरे पर हल्का मेकअप, कली हेयर और दिखने में काफी सुंदर। वो नोआन के पास आकर खड़ी हो गई, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे उसके। नोआन दादाजी से बोले, इससे मिलो अधम, ये मेरी पोती ईवा। ईवा उनके पैर छू लेती है। उनकी बात सुन दादाजी मुस्कुरा कर बोले, हमेशा खुश रहो बेटा। तो तुम हो इंडियन अमेरिकन गर्ल, विदेश में रही हो फिर भी संस्कार देश के। ये सुन नोआन बोले, ये सब सुप्रिया के संस्कार हैं अधम। उनकी बातें सुन ईवा जबरदस्ती स्माइल कर रही थी। ईवा फॉजर, उम्र 22 साल, गोरा रंग, हाइट 5'4", दिखने में काफी सुंदर। दादाजी उन्हें अंदर लाते हुए बोले, आओ मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। वो राजेश जी और शिव की तरफ इशारा करके बोले, इन दोनों से तो तुम अमेरिका में ही मिल लिए थे। शिव और राजेश जी उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। शिव ईवा को देखकर बोले, जब तुम्हें देखा था तब तुम काफी छोटी थी। ईवा उनके पैर छूते हुए स्माइल करती है। प्रतीक कर्निश के कान में धीरे से बोला, ये बोल नहीं सकती क्या? कर्निश भी उसका जवाब देते हुए बोला, हाँ यार, लगता तो यही है, देखकर बुरा लगा। क्रियांश भी उनसे धीरे से बोला, देखकर लग रहा है कि ये स्माइल भी जबरदस्ती कर रही है। दादाजी शशांक, अब्रम, ओरियन और अद्विक से मिलाते हुए बोले, इनसे मिलो नोआन, ये मेरे पोते हैं। उनकी बात सुन कर्निश आगे आकर बोला, और हम कौन हैं दादाजी? उनकी बात सुन दादाजी बेमन से बोले, हाँ ये भी मेरे पोते हैं।
जिसे सुन क्रियांश, कर्निश और प्रतीक की आंखें छोटी हो गई। आखिर भी से उनका क्या मतलब था? उन्हें देख नोआन को हंसी आ गई। सभी नोआन के पैर छू लेते हैं। इस बार ईवा अद्विक को देखकर बोली, आप मिस्टर मैग्नेटो हो ना? जिसे सुन अद्विक बोला, अरे क्या बात है, तुम मुझे जानती हो, और ये आप वाप मत बोलो। ईवा बिना किसी भाव के हाँ में सर हिला देती है। कर्निश अब्रम के कान में बोला, अद्विक भाई काफी तेज है। उसकी बात सुन अब्रम हाँ में सर हिला देता है। फिर दादाजी बोले, अब तुम्हें मैं अपने परिवार के 2 मैन लोगों से मिलवाता हूँ। वो पूजा जी और स्मृति की तरफ इशारा करके बोले, ये पूजा हमारे राजेश की पत्नी, और ये मेरी नई पोता बहू स्मृति। पूजा जी और स्मृति उनके पैर छू लेती है। नोआन दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले, ऑलवेज बी हैप्पी माई चाइल्ड। दादाजी बोले, कहा था ना इस बार आओगे तो मैं तुम्हें अपनी पोता बहू से जरूर मिलवाऊंगा। जिसपे नोआन हाँ में सर हिलाकर बोले, काफी सुंदर पोता बहू ढूंढी है तुमने, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ मून। उनकी बात सुन स्मृति मुस्कुरा दी। वही शशांक के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। दादाजी बोले, चलो आओ खाना खा लो। तो नोआन बोले, हाँ हाँ चलो यार, मुझे तो काफी जोर से भूख लगी है। ईवा बिना किसी एक्सप्रेशन से बोली, दादू मैं काफी थक गई हूं और मुझे भूख भी नहीं लगी है। ये सुन सब उसे देखने लगे। तो स्मृति बोली, कोई बात नहीं, आइए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। ईवा हाँ में सर हिलाकर स्मृति के पीछे चली गई। वही नोआन निराशा से अपना सर हिला देते हैं। दादाजी को ये देख थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पूजा जी और राजेश जी भी जा चुके थे। शशांक स्टडी रूम से बाहर आया तो उसे पायलों की आवाज आई। उसने किचन की तरफ देखा तो उसका ध्यान स्मृति पर गया। स्मृति के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 3 दूध की ग्लास और एक मिल्कशेक की बोतल थी। शशांक उसके पीछे खोए हुए चल दिया। स्मृति को लगा कोई उसके पीछे है तो उसने मुड़कर देखा। शशांक जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गया। उसे भी नहीं पता था कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। स्मृति कर्निश के कमरे में गई और शशांक खिड़की से उसे देख रहा था। कर्निश के कमरे में क्रियांश, कर्निश और प्रतीक थे। वो सभी लूडो खेल रहे थे। स्मृति उन सभी के सामने ट्रे करती है तो सभी जल्दी अपनी अपनी ग्लास ले लेते हैं। कर्निश स्मृति का हाथ अपने सर पर रख देता तो स्मृति मुस्कुराकर उसके सर को सहला देती है। प्रतीक और क्रियांश अपना दूध पीते हुए बोले, ये गलत है भाभी। स्मृति उनके सर को भी सहलाते हुए बोली, अब ठीक है, और रात काफी हो गई है, आप सब सो जाओ। सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। कर्निश बोला, बस भाभी ये लास्ट राउंड है, फिर हम सो जाएंगे। स्मृति मुस्कुरा कर जाते हुए बोली, ये लास्ट राउंड है, ठीक है। शशांक स्मृति को ही देख रहा था। फिर स्मृति अद्विक का गेट नॉक करती है। अद्विक गेट खोलकर बोला, मुझे पता था आप ही होंगी। स्मृति मुस्कुरा कर बोली, लीजिए आपका मिल्क शेक। उसकी बात सुन अद्विक बोला, क्या भाभी रोज रोज यही बेस्वाद आप मुझे पीने को देती हो? स्मृति उसे आंखें छोटी करके घूरती है तो अद्विक बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी आप गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं पी लूंगा इसे पूरा, प्रॉमिस। ये सुन स्मृति मुस्कुरा के बोली, पीना तो आपको पड़ेगा ही, और आराम से सो जाना। उसकी बात सुन अद्विक हंसते हुए बोला, यस बॉस। स्मृति मुस्कुराते हुए आगे चली जाती है और अद्विक गेट बंद कर देता है। शशांक बस स्मृति को ही देखता हुआ इसके पीछे जा रहा था। स्मृति अब दादाजी के कमरे में जाकर उन्हें दवाइयां देती है तो दादाजी मुस्कुरा कर बोले, अगर तुम रोज ऐसे ही मेरा ध्यान रखोगी तो मजाल किसी बीमारी की जो मुझे हो जाए। स्मृति मुस्कुरा कर बोले, इसीलिए आप रोज हमारी बात मानकर टैबलेट ले लिया कीजिए। जिसपे दादाजी मुस्कुरा देते हैं। फिर स्मृति उन्हें सुलाकर बाहर आती है। शशांक थोड़ा साइड हो जाता है। स्मृति किचन में जाती है और शशांक उसके पीछे। स्मृति एक चाय, नींबू के 2 कप चाय और कॉफी बनाकर शिव के कमरे की तरफ चली जाती। वो दरवाजा खोलकर बोली, पापा आपके खराब गले के लिए नींबू की चाय। शिव ये सुन मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम खामेखा परेशान हो गई। स्मृति उन्हें पानी देते हुए बोली, आपके खराब गले के सामने ये कुछ भी नहीं है पापा, इसे पीने के बाद पानी मत पीना वरना जुकाम भी हो जाएगा। ये सुन शिव मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते हैं। स्मृति ट्रे लेकर बाहर चली जाती है। शशांक उसे ये सब करते हुए काफी ध्यान से देख रहा था। फिर स्मृति ओरियन का रूम नॉक करती है। ओरियन गेट खोल मुस्कुराकर बोला, भाभी आप। स्मृति उसे नींबू की चाय देते हुए बोली, ये लीजिए इसे पीजिए, आपका गला सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुन ओरियन चाय लेते हुए बोला,
पर आपको कैसे पता चला भाभी कि मेरा गला खराब है? स्मृति स्माइल के साथ बोली, ये छोड़िए और चाय पीने के बाद पानी मत पीना वरना जुकाम भी हो जाएगा। ओरियन मुस्कुराकर बोला, थैंक्स भाभी। स्मृति मुस्कुराकर आगे चली जाती है। ओरियन भी चाय लेकर गेट बंद कर देता है। तभी सामने से उसे अब्रम आते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उसे कॉफी देती है। अब्रम कॉफी लेकर बोला, थैंक्स भाभी, रोज अब आपकी कॉफी की आदत हो गई है। वैसे आपने मेरा। वो आगे बोलता उससे पहले स्मृति मुस्कुराते हुए उसका चार्जर आगे करते हुए बोली, ये लीजिए आपका चार्जर। उसकी बात सुन अब्रम बोला, आप तो ग्रेट हो भाभी, एक बार और थैंक यू। स्मृति मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, और देर रात तक काम मत करना, जल्दी सो जाना। उसकी बात सुन अब्रम हाँ में सर हिला स्माइल करते हुए चला जाता है। शशांक अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाता है। आज उसने देखा कि कैसे स्मृति उसके परिवार की हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखती है और उनकी केयर करती है। वो यही सोच रहा था कि स्मृति गेट खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में एक दूध का ग्लास और लैपटॉप था। वो शशांक के पास आकर टेबल पर लैपटॉप रख ग्लास शशांक की ओर बढ़ा देती है। शशांक उसे देखते हुए दूध पी लेता है। उसके बाद स्मृति वॉशरूम में चली जाती है और शशांक अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है, पर अभी भी वो स्मृति के बारे में ही सोच रहा था। 10 मिनट बाद स्मृति बाहर आ मिरर के सामने अपने बालों का जुड़ा बनाने लगती है। तभी जहां उसे बुलेट छूकर निकली थी वहां अचानक उसके दर्द की एक लहर उठती है जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। शशांक उसकी आह सुन जल्दी उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? स्मृति मना करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात सुन शशांक कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ ये बताओ। स्मृति धीरे से बोली, वो पीछे अचानक दर्द होना शुरू हो गया है। उसकी बात सुन शशांक उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, रुको मैं अभी ट्यूब लगा देता हूं। स्मृति उसे मना कर पाती उससे पहले शशांक एक ट्यूब लेकर आ जाता है। स्मृति बोली, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ये सुन शशांक बोला, मैं कर रहा हूं ना, तो तुम चुप होकर बैठो। फिर वो स्मृति को जहां चोट लगी थी वहां ट्यूब लगाता है। उसकी छुअन से स्मृति अपनी आंखें टाइट बंद कर लेती है। शशांक के दिल ने भी स्पीड पकड़ ली थी। वो ट्यूब लगाकर स्मृति के कंधे भी हल्के हाथों से दबाने लगता है जिससे स्मृति को भी काफी आराम मिल रहा था। शशांक काफी प्यार से और काफी आराम से स्मृति के कंधे दबा रहा था। आराम मिलने से स्मृति की आंखें धीरे धीरे भारी होने लग गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।